हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, और इस कड़ी में आज हम क्लास में चर्चा करेंगे प्रार्थना समाज के विषय में। इसके पहले मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँगा, क्योंकि वहीं से ये चीज़ें जुड़ रही हैं और उससे ये चीज़ें रिलेट। तो ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज में आपने देखा था कि केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है इसका बहुत विस्तार किया गया था पूरे भारत में। तो वहाँ पर आपका नाम आता है केशव चंद्र सेन। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था किस प्रकार से केशव चंद्र सेन ने पहले ब्रह्म समाज में काफ़ी कार्य किए, और उसके बाद जो है इनका देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो गया। उसकी वजह से इन्होंने एक अपना अलग ब्रह्म समाज, जिसको भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहा जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो केशव चंद्र सेन जब ब्रह्म समाज में थे उसी समय इन्होंने दो यात्राएं की थी। एक जो है 1864 में मद्रास की यात्रा की थी, और जब ये 1864 में मद्रास गए तो वहाँ पर इन्होंने मुलाकात की इनकी मुलाकात हुई के श्री धरालु नायडू। मद्रास में के श्री धरालु नायडू से इनकी मुलाकात होती है, और के श्री धरालु नायडू इनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित होते हैं, और इनके सहयोग से ही, इनकी प्रेरणा से ही के श्री धरालु नायडू जो है वो मद्रास में वेद समाज की स्थापना करते हैं। तो ये एक वेद समाज आपसे अलग पूछा जा सकता है, उसके विषय में दो चार पॉइंट हैं, वो आप नोट डाउन कर लें। वेद समाज, तो पहला पॉइंट आपका यही हो गया कि केशव चंद्र अपनी यात्रा पे गए 1864 में। 1864 में अभी केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज में आचार्य के पद पे थे। 1865 में इनको आचार्य पद से हटा दिया गया था। तो 1864 में मद्रास गए, और वहाँ के श्री धरालु नायडू इनकी विचारधारा से प्रभावित हुए, और इन्होंने ही स्थापना की। इन्होंने स्थापना की किसकी? वेद समाज की स्थापना की इन्होंने, वेद समाज। तो अगर संस्थापक का नाम पूछा जाता है तो के श्री धरालु नायडू का नाम देंगे। अगर पूछा जाता है किसकी प्रेरणा से या किसके सहयोग से, तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। अब इसका उद्देश्य क्या है? मद्रास में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ है? मद्रास में 1864 में इस संस्था की स्थापना की गई। तो इसका उद्देश्य क्या था? सेम वही उद्देश्य था जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, यानी समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाना और आधुनिकता का प्रचार प्रसार करना, यानी वही जो ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे। क्योंकि केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापना हुई तो ब्रह्म समाज के ही सभी इसके उद्देश्य थे। तो इनका क्या उद्देश्य था? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, यही इनका भी उद्देश्य था। और कहाँ ये खास करके काम कर रहे थे? अपना दक्षिण भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का जो कार्यक्रम है वो वेद समाज के द्वारा किया जा रहा था। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार किया जा सकता है कि दक्षिण भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार का जो मुख्य बीड़ा किस संस्था ने उठाया था? तो वेद समाज ने। और इसको एक नाम दिया गया, इसीलिए इसे कहा गया दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। अगर पूछा जाता है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं, तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। बस वेद समाज के विषय में आपको ये तीन चार बातें याद रखनी है। संस्थापक का नाम, वर्ष कब किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, और इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिटेल में प्रार्थना समाज के विषय में चर्चा करते हैं। प्रार्थना समाज के सबसे पहले हम स्थापना पे बात करेंगे। स्थापना कैसे हुई? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से, केशव चंद्र सेन के सहयोग से, यानी उन्हीं की प्रेरणा से, सहयोग से महाराष्ट्र में, कहाँ हुई इनकी स्थापना जो है प्रार्थना समाज की? महाराष्ट्र में 1867 में
1867 में महाराष्ट्र में, और किसके द्वारा की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। आत्माराम पांडुरंग, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इनको प्रेरणा मिली थी केशव चंद्र सेन से। 1867 के समय तक आते आते केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज से अलग हो चुके थे, और इन्होंने अपना एक नया ब्रह्म समाज, जिसको भारतवर्षी ब्रह्म समाज कहा गया, वो स्थापित कर दिया था इन्होंने। तो उस समय ही केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र की यात्रा पर आए और वहाँ पर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग को प्रेरित किया, और उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की। तो इस प्रकार से प्रार्थना समाज की स्थापना हो जाती है। प्रार्थना समाज कई तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर महादेव गोविंद रनाडे, ढोंडो केशव कर्वे का जो है प्रार्थना समाज में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। उसको हम अभी देखेंगे किस प्रकार से प्रार्थना समाज की विस्तार विकास में इन लोगों ने योगदान किया। तो प्रार्थना समाज किस प्रकार से काम करता है? प्रार्थना समाज में जो है कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों पे काम कर रहा है। ये जो है कमज़ोर वर्ग जो हैं, जो दलित वर्ग हैं, कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, अछूत हैं, उस समय के जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये काम कर रहा है। पहला है दलित, इनका जो पहली संस्था है वो है दलित जाति मंडल, यानी इसको और नाम दिया जाता है डिप्रेस्ड क्लास मिशन। डिप्रेस्ड क्लास मिशन दलित लोगों के लिए, यानी जो उस समय समाज का कमजोर वर्ग है उसके लिए एक संस्था प्रार्थना समाज के अंतर्गत बनाई गई है, दलित जाति मंडल। ये क्या करते हैं? ये दलित कमजोर, जो समाज का कमजोर वर्ग है, जो अछूत है, उस समय जो पिछड़ा है, इन सब के लिए ये काम कर रहे हैं। पिछड़ों की दशा एवं दिशा में सुधार, इसलिए ये संस्था काम करती है दिशा में सुधार। जो समय का दलित है, कमजोर है, अछूत है, पिछड़ा है, उस समय समाज का जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे कमजोर है, उसकी दशा एवं दिशा में सुधार के लिए दलित जाति मंडल यानी डिप्रेस्ड क्लास मिशन जो सोसाइटी है वह काम कर रही है। और ये किसके अंतर्गत है? ये प्रार्थना समाज के अंतर्गत काम कर रही है। और इसके द्वारा जो है इन सब लोगों की समस्याएं, चाहे वो सामाजिक इनकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे धार्मिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उन सब का निराकरण करने की कोशिश प्रार्थना समाज के द्वारा की जा रही है। और जो दूसरी चीज़ है वो है समाज सेवक संघ। समाज सेवक संघ, ये सभी चीज़ें अलग अलग पूछी गई हैं एग्जाम में कि इनकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी। तो समाज सेवक संघ जो है वो भी प्रार्थना समाज के अंतर्गत है, और सीधे से जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, यानी इसका काम है समाज सेवा। समाज में सभी वर्गों की सेवा करना ही समाज सेवक संघ का काम था। और यहाँ पर महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा यहाँ पर एक स्थापना की जाती है, उसके विषय में हम जानेंगे। यहाँ से जो है आप देखेंगे कि एक यहाँ पर एमजी रनाडे के द्वारा की गई स्थापना दक्कन शिक्षा सभा, जिसको हम कहते हैं दक्कन शिक्षा सभा, दक्कन शिक्षा सभा या दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसको कहा जाता है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई। इसकी स्थापना जो की गई, स्थापना वो किसके द्वारा की जा रही है? महादेव गोविंद रनाडे, ये भी इसमें सदस्य हैं प्रार्थना समाज में। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा ये 1884 में इस संस्था की स्थापना
की जाती है जो शिक्षा के लिए काम करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जैसा इसका नाम है, दक्कन के क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में शिक्षा संबंधी प्रचार एवं प्रसार के लिए दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1884 में की जाती है। 1884 जो समय है वो समय है जब केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। 1884 में क्या हुआ था? 1884 में केशव चंद्र सेन की जो है मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने एक लेख में लिखा था। मैक्स मूलर जो है लिखता है कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि यह वचन किसने दिया था? ये किसका वक्तव्य है? भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। जब केशव चंद्र सेन की मृत्यु हुई थी तब यह वक्तव्य जो है मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। और ये आपके एग्जाम में प्रश्न भी बन सकता है, लिखित में भी। ऐसे ही जो दार्शनिक, जो बुद्धिजीवी विचारकों के विचार होते हैं उन्हीं को एग्जामिनर प्रश्न के रूप में रख देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया बयान कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया, इस कथन की व्याख्या कीजिए या फिर विश्लेषण कीजिए। तो आपको वहां पे क्या लिखना होगा? आपको वहां पर केशव चंद्र सेन के योगदान पर चर्चा करनी है। सीधी सी बात है, केशव चंद्र सेन के योगदान पर आपको चर्चा करनी है ताकि आप यह साबित कर सकें कि केशव चंद्र सेन भारत के एक श्रेष्ठ पुत्र थे और जब वो श्रेष्ठ पुत्र थे तो उनकी मृत्यु पे मैक्स मूलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। सीधा सा अर्थ है कि उसमें केशव चंद्र सेन के जो योगदान है ब्रह्म समाज में दिए गए उनकी चर्चा आपको करनी होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दक्कन में महादेव गोविंद रनाडे ने जो है शिक्षा सभा की स्थापना की और ये जो है रात्रि कालीन स्कूल भी इसके अंतर्गत खोले जाते थे। पहले एक चीज याद आप नोट करें कि इसी को जो है बाद में ये जो दक्कन शिक्षा सभा है इसी को बाद में जो है फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। दक्कन शिक्षा सभा जो पूना में थी तो इसी को बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसी को बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पूना फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे उसका उत्तर होगा। और इसमें जो है इस सोसाइटी के द्वारा एक और काम किया जाता था। इसके द्वारा जो है वो रात्रिकालीन स्कूल भी खोले गए। रात्रिकालीन स्कूल यानी कुछ स्कूल ऐसे खोले जाते थे जो रात में खुलते थे। वो उन लोगों के लिए जो अपना दिन में कार्य करना आवश्यक है उनके लिए, क्योंकि घर भी चलाना है, तो वो लोग अगर पढ़ना चाहें रात में फ्री समय में तो उनके लिए जो है इस सोसाइटी के द्वारा रात्रिकालीन स्कूल भी खोले जाते थे। महादेव गोविंद रनाडे के विषय में अगर हम कुछ बातों पे चर्चा करें तो महादेव गोविंद रनाडे भारत के बहुत ही एक फेमस समाज सुधारक भी जाने जाते हैं और यह बम्बई हाई कोर्ट के जज भी थे। तो यहाँ पर हम बात करें इनके द्वारा कुछ और कार्य जो किए गए। महादेव गोविंद रनाडे महादेव गोविंद रनाडे जो आए यहाँ प्रार्थना समाज में, ये जो है बम्बई हाई कोर्ट के जज थे। बम्बई उच्च न्यायालय में क्या थे? ये न्यायाधीश और समाज सेवक तो हैं ही, आप इनका कार्य तो देख ही रहे हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि महादेव गोविंद रनाडे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कहाँ के न्यायाधीश थे? बम्बई उच्च न्यायालय। तो इनको जो है कहा जाता है महाराष्ट्र के सुकरात। महाराष्ट्र के सुकरात, इनको एक और नाम दिया जाता है महाराष्ट्र के सुकरात। सुकरात के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। सुकरात एक महान दार्शनिक थे और ये बहुत विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनकी एक विशेषता थी कि ये कुछ चीज़ों को, अगर कोई जटिल चीज़ है तो उसको समझाने के लिए जो आम आदमी की समस्याएं होती थी उनसे जोड़ करके उदाहरण प्रस्तुत करते थे। यानी बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ उदाहरण लेते थे जिससे जटिल से जटिल बात भी जो है आम लोगों तक, साधारण लोगों तक
पहुंचाई जा सके। तो बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व महादेव गोविंद रनाडे में भी दिखाई पड़ता है और इनके विचार भी जो है सुकरात से बहुत मैच करते हैं, मिलते हैं। उनकी तरह ही इनकी दार्शनिक सोच है। तो इनको जो है कहा गया महाराष्ट्र का सुकरात। और एक नाम इनको दिया जाता है कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत। इनको कहा जाता है पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधार के अग्रदूत। जैसे कि बंगाल में जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, भारत में समाज एवं धर्म के सुधार के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। उसी प्रकार से पश्चिम भारत में सांस्कृतिक सुधार के अग्रदूत के रूप में महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। तो महादेव गोविंद रनाडे ने जो है ये जो है फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में स्थापना की और इसी कॉलेज में अध्यापक के रूप में जो है ढोंडो केशव कर्वे भी कार्य करते हैं और प्रार्थना समाज में वो भी जो है सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। यहाँ पर महादेव गोविंद रनाडे जो है किन किन चीज़ों के समर्थक हैं या विरोधी हैं, तो खास करके यहाँ पर ये विधवा विवाह के समर्थक हैं। ये खास करके विधवा विवाह के समर्थन पर इन्होंने बहुत काम किया और बाल विवाह के विरोधी हैं। बाल विवाह के विरोधी हैं ये। अन्य सभी सामाजिक कुरीतियों के विरोधी हैं, अच्छी चीज़ों के समर्थक हैं। जिस प्रकार से प्रार्थना समाज के उद्देश्य रहे हैं, ये सब वो काम कर रहे हैं जो प्रार्थना समाज कर रही है। यहाँ पर विधवा विवाह के लिए समर्थन में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। खास करके तो विधवा विवाह के लिए इन्होंने एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने एक विडो रीमैरिज पुनः विवाह एसोसिएशन की स्थापना की। विधवाओं का फिर से विवाह किया जाना, ये एक्ट पहले ही पारित हो चुका है, कानूनी रूप इसको दिया जा चुका है कि विधवाओं को जो है विवाह करने की कानूनन अनुमति है। लेकिन समाज में सिर्फ कानून बन जाने से समाज में वो चीज़ें आसानी से स्वीकार नहीं हो जाती हैं। समाज में उसके लिए सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए समाज सुधारकों को, बुद्धिजीवियों को काम करना पड़ता है। तो जो भी समाज के बुद्धिजीवी होते हैं वो समाज के सुधार के लिए अनेक कार्य करते ही रहते हैं। तो महादेव गोविंद रनाडे ने भी ये ज़रूरत महसूस की कि कानून तो जरूर बन गया है विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित, लेकिन समाज में वो स्वीकार्य नहीं है, लोग अभी भी उसको बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को सकारात्मक, उसका जो सोच समाज में लाने के लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पर विडो रीमैरिज एसोसिएशन यानी विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित एक संस्था की स्थापना की, जहाँ पर क्या काम किया जाता था, यहाँ पे विधवाओं की जो है विवाह कराए जाते हैं, यानी विधवा विवाह को बल प्रदान करती थी ये संस्था और इनके विवाह करने के लिए आयोजन होते थे, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाती थी। ये सब कार्य जो है जो भी हो सकते थे विधवाओं के लिए। और स्त्री सशक्तिकरण, विधवाओं की समाज में स्थिति अच्छी हो, मजबूत हो, वो स्वावलंबी बने, इसके लिए जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन काम करता था महिलाओं के लिए। देखिए सिर्फ नाम से एक संस्था का एक ही उद्देश्य नहीं होता था कि अगर वो विडो रीमैरिज एसोसिएशन है तो वो सिर्फ विधवाओं के विवाह के पीछे ही पड़ी हुई है, नहीं। विधवाओं की समाज में स्थिति को अच्छी बनाने के लिए ये उनको प्रशिक्षित करते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम करते थे। और यदि वो स्वयं में इच्छुक हैं तो उनके विवाह के लिए भी सकारात्मक दशाएं बनाते थे, लोगों के बीच में सकारात्मक सोच डेवलप करते थे कि अगर कोई विधवा हो गई है महिला, फिर से उसका विवाह अगर वो करना चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना तो सामाजिक रूप से और ना ही धार्मिक रूप से, क्योंकि ऐसी उस समय की सोच थी। तो ये उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसी में सहयोगी के रूप में आते हैं
ढूंढो केशव कर्वे, जिनको हम डीके कर्वे के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको जो है डीके कर्वे के नाम से भी हम जानते हैं। और ये भी जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। ये भी जो है महादेव गोविंद रनाडे के साथ मिल करके विधवाओं की स्थिति और महिलाओं की समाज में स्थिति को लेकर के बहुत सारे कार्य करते हैं। तो चलिए हम अब इन पे चर्चा करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो डीके कर्वे जो हैं, डीके कर्वे महादेव गोविंद रनाडे के साथ में एक सहयोगी बनकर के आए हैं और ये उनके ही विद्यालय जो पूना फार्मेशन कॉलेज है उसमें एक अध्यापक के रूप में है। और स्वयं में कुछ इनके पारिवारिक चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि है इनके अंदर, क्योंकि इनके परिवार की एक महिला, इनकी बहन, उसकी भी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उसकी वजह से वो जल्दी उम्र में ही विधवा हो गई, बहुत कम उम्र में विधवा हो गई। इस चीज़ से ये स्वयं में भी बहुत आहत हैं, यानी स्वयं ये इन चीज़ों के विरोधी हैं, बाल विवाह के विरोधी हैं, ये महिलाओं की जो दशा है समाज में उसके विरोधी हैं। और ये भी चाहते हैं कि जो विधवाओं की स्थिति है वो समाज में अच्छी बने और समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता मिले। तो इसके लिए जो डीके कर्वे हैं वो भी सामने आते हैं। डीके कर्वे, डीके कर्वे के विषय में सबसे पहले हम जान लें कि इनके कार्यों और इनके योगदान को देखते हुए 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न, भारत रत्न के विषय में आप सभी को जानकारी होगी। भारत रत्न जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत के लिए जो सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य तमाम वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति के लिए बहुत ही अप्रतिम कार्य करते हैं, सराहनीय काम करते हैं, उनको भारत रत्न दिया जाता है। तो डीके कर्वे जो है 1957 में भारत रत्न से पुरस्कृत व्यक्ति हैं और इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह और समाज में महिलाओं की स्थिति को उन्नत करने के लिए बहुत कार्य किए। तो डीके कर्वे यहाँ पर आते हैं महादेव गोविंद रनाडे के सहयोग में और ये एक विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। आश्रम की स्थापना, विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं 1899 में। यहाँ देखिए 1891 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी और इसी में सहयोग के रूप में ये आते हैं और ये विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं। और यहाँ विधवा आश्रम में भी क्या है, विशेष करके यहाँ पर भी जो बल दिया गया है वो विधवा पुनर्विवाह हेतु इसकी स्थापना की गई है। दूसरी, विधवा स्वावलंबन के कार्य इसमें कराए जाते हैं। स्वावलंबन यानी स्वयं में ही कुछ कार्य करके स्वावलंबी बने, अपना रोजगार करें, अपनी उन्नति को बढ़ाएं, तो इसके लिए भी काम करती है ये संस्था। और स्त्री शिक्षा पे ये काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बाल विवाह का विरोध करते हैं ये भी जो है बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, स्त्री शिक्षा पर बल दे रहे हैं और विधवाओं के पुनर्विवाह एवं उनकी समाज में उन्नति हेतु जो है ये विधवा आश्रम जो इनकी संस्था है वो काम कर रही है, विधवा आश्रम। और यहाँ पर जो है विधवाओं के विवाह के लिए विधवा विवाह दिवस भी मनाया जाता है। विधवा विवाह दिवस यानी सामूहिक रूप से विधवाओं के विवाह के लिए विधवा विवाह दिवस का आयोजन करते हैं ये। और इन्होंने स्वयं, जो डीके कर्वे हैं, इन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह किया। इनकी वाइफ का जो है जो इंतकाल हो गया था तो ये स्वयं एक विधुर थे और विधवाओं को समाज में मान्यता दिलाने के लिए इन्होंने स्वयं भी जो है स्वयं एक विधवा से विवाह किया था, विधवा से विवाह किया था। और उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उनका नाम था गोडूबाई। गोडूबाई सब महाराष्ट्र के क्षेत्र के नाम हैं। गोडूबाई से इन्होंने विवाह किया था जो विधवा थी। तो इस प्रकार से डीके कर्वे ने विधवाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इन्होंने जो है इसी के तहत एक अनाथ
अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना भी की थी। अनाथ बालिका आश्रम की भी स्थापना की थी। अनाथ बालिका आश्रम की भी स्थापना की थी, और ये थोड़ा पहले की थी। ये जो है 1896 में इन्होंने किया था। सबसे पहले इन्होंने अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी, फिर बाद में इन्होंने उसको बड़ा रूप दिया और विधवा आश्रम नाम से 1899 में एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना कर दी। और स्त्री शिक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे, क्योंकि ये सोचते थे कि अगर स्त्री की शिक्षा पे बल दिया जाए तो इससे कई चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। एक तो बाल विवाह भी समाप्त हो जाएगा। अगर स्वयं में स्त्री शिक्षित होगी तो उसको जल्दी से शादी करके ससुराल भेज देने की जो परंपरा है वो कम हो जाएगी। बाल विवाह भी इससे कम पड़ेगा, और इससे जो है विधवा विवाह को जो है बल मिलेगा, क्योंकि स्त्री शिक्षित होगी तो जो विधवा विवाह की जो स्थिति है उसको बल मिलेगा सकारात्मक रूप से, और स्त्रियों की दशा जो समाज में है वो उन्नति होगी। यानी स्त्रियों की दशा सुधरेगी। सभी चीज डिपेंड करती हैं कि स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए, और इसके लिए डीके कर्वे ने अप्रतिम कार्य किए, बहुत सारे कार्य किए। स्कूल तो यहाँ पर प्रार्थना समाज के द्वारा स्थापित किए ही जा रहे थे। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो एक जापान का महिला विश्वविद्यालय था, उससे इनको प्रेरणा मिली थी। और इन्होंने जो है 1916 में एक जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की। यहाँ पर जो है इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए 1916 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय स्थापना, और ये प्रथम भारतीय महिलाओं के लिए, यहाँ पे आप इसको नोट कर लें कि ये क्या था, ये प्रथम था। भारत में अभी तक महिलाओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय जो हुआ वो पहला विश्वविद्यालय बम्बई में डीके कर्वे के प्रयास से खोला गया, और इसके लिए इन्होंने एक जापान के विश्वविद्यालय से प्रेरणा ली थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, से प्रेरित हुए थे ये। एक इनके मित्र ने इनको एक पत्र लिखा था, जिसमें एक विश्वविद्यालय जो कहीं जापान में संचालित था उसके क्रियाकलापों की चर्चा की गई थी। तो उससे इन्होंने प्रेरणा ली कि क्यों ना भारत में भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय हो, विशेषकर महिलाओं के लिए। तो बम्बई में 1916 में इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो महादेव गोविंद रनाडे और डीके कर्वे के द्वारा प्रार्थना समाज में बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए, छोटे से बड़े तक के लिए, दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, स्त्रियों के लिए जो है सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें कि लोगों की स्थिति को उन्नत किया जा सके। महादेव गोविंद रनाडे के विषय में 2 पॉइंट और आप जान लें कि ये राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। महादेव गोविंद रनाडे को जो है राजनीतिक गुरु माना जाता है। किसका राजनीतिक गुरु माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, 2 लोगों का। बाल गंगाधर तिलक, इन 2 लोगों के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। प्रश्न आपसे सीधे पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के थे। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी के गुरु थे ये महादेव गोविंद रनाडे। अब प्रार्थना समाज के जो कुछ विस्तार हैं, प्रार्थना समाज जो है वो 2 इसकी और क्षेत्रों में विस्तार पे भी चर्चा करेंगे। जैसे पंजाब में इसका विस्तार था। ये तो महाराष्ट्र की शाखा की बात की। पंजाब में जो नेतृत्व देखा जा रहा था वो दयाल सिंह के द्वारा। दयाल सिंह, पंजाब में दयाल सिंह, और इनके द्वारा जो है दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की गई थी,
दयाल सिंह कॉलेज। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज का पंजाब की शाखा जो थी, पंजाब के क्षेत्र में प्रार्थना समाज के संचालक कौन थे? तो दयाल सिंह थे, और वहां पर इन्होंने 1910 में जो है दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी। और इसकी एक ब्रांच है, ये एक शाखा हो गई। इसकी दूसरी शाखा थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो इसके संचालक हैं वीरेशलिंगम पुंटुलु। वीरेशलिंगम पुंटुलु ये जो है दक्षिण भारत में ये जो प्रार्थना समाज है उसका संचालन करते हैं। तो ये दो जगह इसका विस्तार है, उस पर भी आपको अलग से प्रश्न दिया जा सकता है। एक तो पंजाब के क्षेत्र में दयाल सिंह के द्वारा, और दक्षिण भारत के क्षेत्र में वीरेशलिंगम पुंटुलु के द्वारा इसका जो संचालन किया जाता है। तो इतना जो प्रार्थना समाज के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, और निश्चित तौर से अगर कोई ऑब्जेक्टिव या रिटन में कोई क्वेश्चन आता है प्रार्थना समाज पे तो आप उसे लिख सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर एक पुस्तक भी है, महादेव गोविंद रनाडे की एक पुस्तक है, एक इनकी पुस्तक है, उसका नाम भी आप लिख रहे हैं, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये जो है महादेव गोविंद रनाडे की एक चर्चित पुस्तक है, एक पुस्तक है महादेव गोविंद रनाडे की। तो ये पुस्तक भी आपसे अलग से पूछी जा सकती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर मिलते हैं हम एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।